हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। फ्रेंड्स, आज की तारीख में बाजार बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज तो एज वाली चाहिए ही, लेकिन साथ साथ में आपको अपना माइंडसेट भी एक एज वाला बनाना पड़ेगा, तो ही आप ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में सस्टेन कर पाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिस पे बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे मार्केट में। और इसी चीज पे बात करने के लिए जो आज हमारे गेस्ट आए हैं, उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। ही इज अ लाइफ एंड बिजनेस कोच। तो और खास करके ट्रेडर्स को भी ये कोचिंग देते हो, और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला एलिमेंट है उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। तो ही इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फाइव स्वॉन्स। ये एक क्वांट ट्रेडिंग और कंसल्टिंग फर्म है। इनका बाजार में लगभग 25 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है। ये इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है और ग्लोबल बैंक्स जैसे कि एबीएन एमरो, बार्कलेज, नोमुरा, इन सब जगह पे काम किया है। और टावर रिसर्च कैपिटल, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हेज फंड ट्रेडिंग और प्रोप्राइटरी फर्म रही है, वहाँ के ये डायरेक्टर और सीईओ भी रह चुके हैं। सो काफी सारा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, और आज हम इनके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। कैसे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी रखनी है, कैसे आप इस पे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, और कौन से बायसेस है। तो आज हम बायसेस के ऊपर बात करने वाले हैं, और अगले एपिसोड में हम दो प्रैक्टिकल टूल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर को काम में आएंगे। तो आज का और अगला दोनों ही एपिसोड जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, और स्वागत करते हैं शरद कुमार जी का। शरद जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक्स अ लॉट अपूर्व जी। ये मौका देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। जैसे आपने बोला, आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ओवर 2.5 decades। और मैंने बहुत तरीके के लोगों के साथ काम किया है। मैं जापान में काम किया हूँ, मैं हांगकांग में काम किया, सिंगापुर में काम किया, बड़े ग्लोबल बैंक्स में काम किया हूँ, अक्रॉस एसेट क्लासेस, राइट फ्रॉम फिक्स्ड इनकम। आई स्टार्टेड ऑफ माय लाइफ इन फिक्स्ड इनकम, इक्विटीज किया, इक्विटी डेरिवेटिव्स किया, ब्रोकरेजेस में काम किया। ब्रोकरेज में रहते हुए आई वर्कड अ लॉट विद प्रोफेशनल ट्रेडिंग ग्रुप्स, हेज फंड्स एंड ऑल ऑफ दोज एज क्लाइंट्स। इस दौरान बहुत तरीके के ट्रेडर्स के साथ उठने बैठने का, सीखने का, काम करने का मौका मिला। और एक एक्सट्रीम में मैं वॉइस ट्रेडिंग के टाइम से आया हूँ, जहाँ पे फोन पे बातें होती फोन थी। करके कॉल ट्रेड देते थे ब्रोकर्स को। करेक्ट। तो उस टाइम, उस जमाने को भी देखा हूँ। एंड ऑल द वे आई वर्कड इन, एज यू सेड अर्लियर, टावर रिसर्च, व्हिच इज one of the world's largest high frequency trading companies, where everything happens in picoseconds, microseconds भी खत्म हो गया अभी। तो I've seen everything from manual trading to systematic trading to high frequency trading। तो हर तरीके का ट्रेडिंग जर्नी, भले ही सब कुछ ना किया हो, उन लोगों के साथ काम किया है। So that's my experience in a nutshell of having worked in various geographies, across asset classes, across various different trading styles, looking at very small 1 to 2 people prop desks to large scale enterprise risk management, and how those things are looked at. Fortunately, had the opportunities to work in various different aspects of the whole trading life cycle. तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपका जो पूरा ये 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है। आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बाजार में भी और पर्सनल लाइफ में भी। बिफोर वी जंप इनटू द टॉपिक, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ऐसी क्या एक चीज है जो कि कॉमन रही है ओवर द इयर्स, जो आपके 25 साल के करियर में आपने मार्केट्स में वो बिल्कुल भी चेंज होते हुए नहीं देखा है। तो ऐसी क्या कॉमन चीज एक रही है? एक मार्केट्स का एग्जांपल नहीं दूंगा, एक अभी आईपीएल का टाइम है, तो क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। एक जमाना था जब सुनील गावस्कर थे, उनके पहले भी
क्रिकेटर्स थे, तो उस टाइम क्रिकेट जिस तरह से खेला जाता था बहुत स्लो होता था। 5 डे भी नहीं, आई थिंक 6 डे भी चलता था उस टाइम में, 6 डे क्रिकेट होता बहुत था। पहले 6 डे का टेस्ट मैच हुआ करता Correct. था। तो उस टाइम भी 6 दिन का चलता था, और आज हम आईपीएल की बात करते हैं जहां पे T20 है, टकाटक सब कुछ फास्ट पेस में चलता है। ट्रेडिंग भी उस तरह से बहुत सारे चीजें बदले हैं, जहां पे जैसे मैं बोल रहा था वॉइस ट्रेडिंग चलता था, और आजकल सब कोई एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं, और एचएफटी और लो लेटेंसी की बात करते हैं। तो वेरी सिमिलर एनर्जी, 6 डे क्रिकेट टू मैनुअल ट्रेडिंग, एचएफटी टू T20। एंड अगर मैं दर्शकों से ही पूछूंगा कि उस टाइम के क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, क्या कॉमन चीज है? एक है बल्लेबाजी का स्किल, बॉलिंग का स्किल, फील्डिंग का स्किल। वो सब स्किल्स तो फिर भी कॉमन रहे हैं, बट what was the most important differentiator among some of the most successful cricketers or traders is actually not just the cricketing ability of batting, bowling, fielding, or any of those things, but how they played the game in their heads. I think that's one of the constant. I've seen most successful traders, does not matter whether the manual, algorithmic, or whatever, are people who seem to have a far better control over themselves and their mindset. तो टेम्परामेंट या जो एक इमोशंस, टेम्परामेंट, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू प्ले। Yeah, और जब it's very difficult to summarize all of those are correct. How do we summarize all of that? Is your temperament is coming from your mindset. Your how do you deal with pressure comes from mindset. Stress comes from mindset. Happiness, like there are lots of very seemingly good traders who made money and then lost all of it. I'm not talking just about stressful situations. Even people who did not know how to manage the profitable situations were also, some people were very good at managing profits. Some were, the worst at managing profits. I'll give you an example from one of my very early days when I was in Japan at ABN AMRO. One of my Japanese traders, he's a Japanese bond trader. He used to have this Japanese saying, जिसका जो मैं जापानीज में बोलता हूँ, पहले उसका अनुवाद बाद में करूंगा। जिस जापानीज में है चिरीमो त्सुमोरेबा यामातो नारू, जिसका मतलब है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी इकट्ठा होकर एक बड़ा पहाड़ बन सकता है। नाउ इफ you look at it, he was a manual trader. It's not like he was doing algo trading or anything. This I'm talking way back in early 2000s. But वो जो बात कर रहा था वो एक तरीके से देखो तो एचएफटी है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को इकट्ठा किए जा रहा है। So again, that's the mindset that he had of how he would have a trading strategy, how he'll manage things, how he'll not get overly biased when he's making money or losing money. His philosophy was, I will always make small wins. Okay. And he knew how to manage himself in both situations. Very next to him used to be another trader who was very different. He would basically hold positions for a long time, do big hits. But he will also have situations where he'll be idle. He's not taking positions. So both people had different strategies. But the most important thing was their mindset to follow their rules, immaterial of what is happening in the market. और अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो कि आपके कैपिटल पे आप कितना बना रहे हो। सो both the traders can make a good amount of money with the strategy that suits themselves, and if they trade according to that. Yes. So I think very important learning from you. I'm sure कि जो अभी हम आगे अगला 1 घंटा स्पेंड करने वाले हैं उसमें भी ऐसे ही ट्रेडिंग विजडम आपसे सीखने मिलेंगी. So let's not wait anymore and jump straight into our topic for today's discussion. तो trading psychology in today's market, how and why it is important, and how you should prepare your mindset for the challenges that are going to come ahead. तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज. तो let's begin. Again, I'm saying trading psychology in modern markets. As I spoke earlier, trading psychology is a constant across time. But maybe आजकल के मार्केट्स में थोड़ा चीजें अलग तरीके से किया जा सकता है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बात करेंगे. So let's ask the first thing, right? मार्केट्स में नॉर्मली ये बिलीव है कि सब कोई मार्केट में rationally
बिहेव करता है. अगेन रैशनली का मतलब क्या हुआ? वी टेक ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन, वी कंसिडर ऑल पॉसिबल सिचुएशंस, वी टेक ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन और सब कुछ लेने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं. ये ट्रेडिशनली इकोनॉमिक थियरी है. अगर हम सच में देखें तो क्या होता है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन है वहां पे. It's very complex to process all the different information, and all of this, especially in the current day markets, something that happens in the US can have an impact on a stock which we are trading in India, and vice versa. We all know अभी मार्केट में वो चालू भी है. यूएस में टैरिफ का कुछ करते हैं वहां पे ट्रम्प साहब, तो यहाँ पे कुछ हो जाता है. तो उस तरह के बहुत सारे चीजें हो रहे हैं. तो मार्केट में मैक्रो लेवल पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी हर जगह पे फ्लो करता है. और माइक्रो लेवल पे भी बहुत सारा डेटा है आजकल. एनएससी टाइप मार्केट में टिक डेटा, अगर टीबीटी डेटा लेंगे तो वो एक दिन का बहुत सारे जीबीस में हो जाता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा टू प्रोसेस, एंड हम ट्रेडर्स के पास ना ही टाइम है, ना ही इतने रिसोर्सेस हैं, और कभी कभी ना ही सबके पास एबिलिटी है ये सब जो हो रहा है मार्केट में उन सबको समझ के हम डिसीजंस लें. So while the traditional economic theories and financial theory says that we all take rational decisions by taking all information into consideration, I think it's fair to say that we as traders normally take decisions based on part of information that is available or we are able to process. And how do we process this thing? Based on our judgments and priorities at that point in time. So we are all basically taking or making sufficiently good choices, not the most optimal choice at any point in time. And Apurva ji, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, what do you think is driving this sufficiently good choice making process for you even as a trader? So, time, resources, and the capability of the person himself. हाँ, वो तो है, वो टाइम वो सब है, लेकिन आप उस टाइम उतने उनके साथ एक बड़ा सा चीज है जो आप यूज कर लेते हो अनकॉन्शियसली डिसीजन मेकिंग में. वो क्या है? आई थिंक गट फील, या एक तरीके से थोड़ा वो ही यूज करते हैं. आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ बेटर वर्ड फॉर गट फील, स्मार्टर वर्ड फॉर गट फील, बट आई थिंक एक थोड़ा अंदाजा लगा करके कि ये इतना इंफॉर्मेशन से आई थिंक मेरा काम चल जाएगा. तो you basically take only that much into your analysis and then take the trade. Awesome. So gut feel. Okay. तो ये है, इसको मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी टर्म्स में बताता हूँ. The judgments and priorities to make sufficiently good choices based on our biases. Okay. जैसे अभी टाइम का प्रेशर है तो एक टाइम रिलेटेड बायस है, तो आप सोचोगे कि वहां पे लेट्स से विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स आल्सो अ बिट मोर, बट इट विल बी रीसेंसी बायस. अरे ट्रम्प ने ये बोल दिया, चलो अभी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, नॉर्मली ऐसे होता है तो ऐसे होता है, मेरे एक बायस है, देयर कुड बी अ रीसेंसी बायस एक्सेट्रा, राइट? सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस सफिशिएंटली गुड चॉइस मेकिंग जो हम करते हैं ट्रेडर्स की तरह, बिकॉज ऑफ एज यू आल्सो सेड, with the lack of time that we have, lack of resources, lack of ability to process every possible thing that's happening in the world, we make choices, and that's based on our biases. But just to add an interesting point here, right? This is not just relevant in trading. हम अपने पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत बार ऐसे ही करते हैं. तो बायसेस जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग लाइफ में हम करते हैं वैसा कुछ नहीं है, ये हम पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही चीजें करते हैं. बट आज हम ट्रेडिंग में इसका क्या असर है और उसको किस तरह से हम हो सकता है डील कर सकते हैं, उस तरह की चीजें थोड़ा बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट बायसेस, राइट? हाई लेवल पे दो तरह के बायसेस होते हैं. एक होता है कॉग्निटिव बायस, एक होता है इमोशनल बायस. तो कॉग्निटिव बायस क्या होता है? ये इस तरह के बायसेस हैं जो टिपिकली बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर्स, लाइक बेसिक स्टैटिस्टिकल एरर्स करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एरर करना, एक्सेट्रा है, जो जनरली हम दिमाग लगा के करते हैं, बट दिमाग में भी हम कुछ स्टैटिस्टिकल बायसेस कर सकते हैं.
या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम कुछ इंफॉर्मेशन चलो अभी छोड़ देते हैं एक्सेट्रा की तरह को जो कॉग्निटिव बायसेस हैं वो एक तरह के बायसेस हैं। और दूसरा तरह का होता है इमोशनल बायसेस। दीज आर एक्चुअली द बिगर वंस that are out there, but again cognitive is equally important, but emotional biases उस तरह के होते हैं जो फीलिंग के ऊपर होते हैं। जैसे अभी अभी मैं ट्रेड प्रॉफिट किया तो सडनली खुशी आ गई, अब मेरा इमोशंस और फीलिंग्स ट्रिगर हो गए तो मैं कुछ चीजें करने लगूंगा। अगर मैं अभी लॉस किया, जैसे अभी पिछले 6 महीने में मार्केट में बहुत सारे मार्केट करेक्शन कर रहा है, तो उस तरह से सडनली एक तरीके के फीलिंग्स और एटीट्यूड्स जो हो जाते हैं, जिससे हम उस तरह की चीजें कर देते हैं जो नॉर्मली नहीं करते हैं। और ये अगर जैसे मैंने बोला पर्सनल लाइफ में भी इस तरह के चीजें बहुत करते हैं। जैसे गुस्सा जब आता है तो हम नॉर्मली जो चीजें नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं पर्सनल लाइफ में। उसी तरह से अभी ट्रेडिंग में भी गुस्सा आ गया तो आप उस तरह की चीजें करने लगोगे मार्केट में जो नॉर्मली आप शांत दिमाग से ट्रेडिंग जब करते हो उस तरह की चीजें नहीं करेंगे। एंड टॉप डेस्क में बहुत देखा है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ प्लेस वेयर द प्रॉप डेस्क वर नियर बाय। तो कभी कभी सुनने में आता था कि उसने कीबोर्ड तोड़ दिया, या हर हफ्ते वहां पे कीबोर्ड्स की एक रेगुलर सप्लाई आती है। सो यू हैव वर्कड इन अ प्रॉप डेस्क मोर देन आई थिंक एनीवन एल्स दैट आई नो। तो क्या ये सही है या ऐसा होता है प्रॉप डेस्क में? क्या कभी टीवी भी फूटा है या मॉनिटर भी फूटा है? आपने सिर्फ कीबोर्ड की बात की है, मैंने जूते भी फेंके गए हैं मेरे ऊपर। ओह। सीधा ट्रेडर को गुस्सा आया, जूता निकाला फेंका। अब वहां पे अगेन गुस्सा किस लिए है? मार्केट का इंपल्स है। अब उसकी वजह से ठीक है, उन्होंने जो जूता फेंकने का वो कर दिया तो कर दिया, वो बड़ी बात नहीं है। और दे माइट अब्यूज यू, इंसल्ट यू, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उनके ट्रेडिंग लाइफ पे बहुत इंपैक्ट होता है उसका। उसकी वजह से जो अगला डिसीजन लेना है उनका, उस पे क्या इंपैक्ट आता है। So, and again, some of the most successful traders, I already said earlier, are people who know how to manage themselves, have been the most successful traders I know of. Immaterial of whether it is manual trading all the way into high frequency trading, वो हर जगह पे सही है। तो एंड ये इमोशनल बायसेस डील करना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देन टू लर्न अडेप्ट टू इट is going to be is a very difficult one. So in summary, cognitive biases are errors in thinking that distort decision making. These types of errors are basic statistical errors, information processing errors that cause decisions to deviate from rationality. And emotional biases are decisions driven by emotions, more often than not, which arise spontaneously from feelings and attitudes. And they are typically harder to correct compared to cognitive errors because they originate from impulses and intuition rather than logical calculations. Okay, so now what I'll do is, even within cognitive biases and emotional biases, they can be broken down in many different ways, right? So I'll try to pick some of the common cognitive biases one by one, talk briefly about the bias and the type of things that one can do. And I've broken that down into manual traders के लिए भी कुछ टिप्स हैं, algo traders के लिए भी कुछ टिप्स हैं। तो दोनों के लिए बात करते हैं हर एक cognitive bias को और emotional bias को लेते हुए। Apurva, is anything that you want to ask before I go on to the next things? No, I think this is fine. Okay, perfect. So let's go into cognitive biases. One of the first cognitive biases is something called as conservatism bias. ये होता क्या है? ये होता है जब नया इंफॉर्मेशन आता है जो आपके पुराने बिलीव्स को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तब भी हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। जैसे कि एक आपका फेवरेट स्टॉक है जो हमेशा आपको प्रॉफिट्स देता है। अब वहां पे एक बड़ा न्यूज़ आ गया कुछ तो होने का, उसके बैलेंस शीट में फ्रॉड हो गया करके, लेकिन आपका फंडामेंटल विश्वास ये है कि ये अच्छा स्टॉक है। तो भले ही ये एक नया इंफॉर्मेशन आया कि उसके बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है एंड मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट टू दोस थिंग्स, यू माइट इग्नोर इट। आई एम नॉट सेइंग यू विल ऑलवेज हैव टू
have a knee-jerk reaction, but conservatism bias to certain extent is ignoring new information, even when even when that is contradicting your existing belief, is the typical thing about conservatism bias. अब इसमें मैनुअल ट्रेडर और एल्गो ट्रेडर्स में क्या कर सकते हैं? तो मैनुअल ट्रेडर्स तो पहले तो स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना चाहिए ये नया डेटा को, रादर देन क्लिंगिंग ऑन टू द ओल्ड अप्रोच, इफेक्टिवली यूजिंग डेटा ड्रिवन अप्रोचेस रादर देन जो पहले अभी अपूर्वा ने बोला था गट इंस्टिंक्ट्स. Then use structured decision making frameworks. Then be also open to other viewpoints that are out there, and also adapt to the market changes, as I said earlier. Again, manual traders can look at some of these things by automating some of their signals, because automation will help them remove some of the biases that they might have in their trading decisions. And the other one is to keep trading journals. And trading journal बहुत जगह पे मिलेगा, तो मैं उसका एक टेम्पलेट भी बाद में दिखाता हूँ, बट एक ट्रेडिंग जर्नल को रखो टू कंपेयर your past and present decision making. Now, very similarly, to deal with conservatism bias, what can algo traders do? Set performance thresholds, use rolling windows for model updates, monitor some of the real-time correlationships as you see the markets are evolving, markets are changing, and the market dynamics are changing. Sticking on to some old strategies which have worked for you and continuing to say that they will work because my model is saying that might not be a great idea. And then have a regular review process which was defined earlier ahead of time, and have regular reviews to see whether the models are effective in the changing market dynamics. So these could be some of the tips that people can follow to deal with conservatism bias. ये जो अभी ये जो ऑप्शंस मार्केट में सारे चेंजेस आए हैं आफ्टर सितंबर एंड अक्टूबर के बाद, जैसे वीकलीज बंद हो गए और लॉट साइजेस बढ़ गई, उसके बाद ये सब एल्गो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया नए डेटा को अपने सिस्टम में डालना. करेक्ट. अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं कि नया डेटा ही नहीं है अभी. जैसे अभी जब ये चेंजेस हुए थे, आपका जो पूरा हिस्टोरिकल डेटा था वो पूरा टेक्निकली यूज नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका एक्सपायरी का मॉडल ही चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया. तो अभी जब तक डेटा नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूंगा इज वन वे टू लुक एट दीज थिंग्स. और आप इसके बेसिस पे कुछ, and this is where the beauty of working together also comes, like during this period speaking to some manual traders could have given some very interesting ideas which algo traders probably are missing. अपूर्व, आपने देखा होगा जो मैनुअल ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया था एल्गो ट्रेडर्स से के कंपैरिजन में जब ये मार्केट चेंजेस हुए हैं. आई डोंट नो इफ दैट वाज योर एक्सपीरियंस, बट मैंने उनको जल्दी एडजस्ट करते हुए देखा. एल्गो ट्रेडर्स को एक थोड़ा तो एक सैंपल सेट चाहिए, अ सैंपल सेट ऑफ फ्यू 100-200 ट्रेड्स टू हैव कन्विक्शन इन द सिस्टम दैट दे फॉलो. तो जब तक वो 100 ट्रेड्स नहीं मिलेंगे या एक बैक टेस्ट में 100-150 ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, तब तक थोड़ा एक कन्विक्शन नहीं आता है. हाँ, और उसके लिए आपको पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी, बट आपको हो सकता है अगर you might end up even needing 30-day data, 60-day data, maybe 180-day data, ये सब conviction निकलने के लिए. तो yeah, so to answer your point, when some of these fundamental thing changes, the first thing this is talking about as conservatism bias is when things are changing. एक चीज जो हुआ था पिछले 6 महीने में, जो मार्केट में बहुत सारे जो मार्केट में इन्वॉल्व है वो लोग जानते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो एक तरीके से चलती थी. देयर यूज्ड टू बी दिस टिपिकली समथिंग कॉल्ड एज 917 स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी और समथिंग लाइक दैट. ओके, तो वो सब कोई चलाते थे, बहुत दिनों से चलाते थे. तो ये जब बड़े बड़े चेंजेस हुए तब भी लोग चलाना कंटिन्यू कर रहे थे, जबकि उनको
बैठ के ये असेस करना था कि सम ऑफ दीज चेंजेस विल फंडामेंटली इम्पैक्ट माय स्ट्रैटेजी. So that is where the conservatism bias, that some of these things will continue. And people did, I'm just using that as an example here. People continue to use some of the old strategies that they were working on. And actually, the market did prove them, show them the mirror and say that it does not work. और बहुत बड़े बड़े losses भी किए हैं लोगों ने. तो conservatism bias is about that, right? Then another bias which exists is something called as confirmation bias, which is now very interesting, something similar to conservatism, but this is very different. You are seeking information that only supports your view. So you only look at information that can confirm your previous beliefs and underestimate or ignore anything that contradicts it. तो ये थोड़ा सटली ये है कि आप पिछले वाले में इग्नोर कर रहे हो और ये वाले इसमें आप उस तरह के चीज डेटा ही ढूंढे जा रहे हो जो आपके बायस को कंफर्म करता है और बोलोगे कि हाँ देखो ये बोल रहा है ना डेटा तो मैं करता हूं. एंड दिस अगेन इज एन इंटरेस्टिंग बायस व्हिच कैन बी देयर फॉर बोथ मैनुअल ट्रेडर्स एंड algo traders. So again, what are the tips that can be followed? For manual traders, you could basically use rule-based trading rather than personal things based on personal conviction. तो एक rule set बनाओ आपका अपना और वो rule set को के basis पे करो. Regularly analyze failed trades to find flaws in reasoning. Again, we'll look at a template that I was talking about earlier in journaling, but this can be taken in the journaling thing as well, where you are basically keeping track of all the reasons why your trades failed, and actually you can even include the reasons why some of your trades actually were successful as well. Then look at diverse market opinions and not just go by only what you believe is the only truth. जर्नलिंग तो बात कर चुके हैं एंड one of the other thing which I heard from one of the traders very early in my career is वो बोलते थे कि मेरा ट्रेडिंग सुबह मार्केट ओपन और क्लोज होने के बीच में मैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करता हूं. उस टाइम एक्चुअली रियल ट्रेडिंग नहीं हो रहा है. मेरा सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है मार्केट होने के बाद. उस टाइम में मैं सबसे ज्यादा जो देखता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने क्या ट्रेड किया, क्या क्यों फेल हुआ मेरा ट्रेड, क्यों ये सक्सेसफुल ट्रेड, वो जो एनालाइज करता हूं मार्केट क्लोज के बाद बिफोर आई गो होम. एंड दोस 3 hours आर सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल टाइम फॉर मी. So the tip there for confirmation bias is about post trade review sessions. And this also again in one of my previous companies there was one of the or one of the desks which had this great habit that all traders would sit down after markets, go through their trade list and review as a group and give their reasoning on why they took this. Even if it's a profitable trade, if the reasoning was wrong, then it's a learning. तो ये होता था ग्रुप में. Now algo traders, again, how could they avoid this? Is one of the most common things is to use double blind back testing. Effectively test strategies without knowing prior performance. ये एक होता है. Seek independent feedback जो हमने manual traders में भी बात किया है. Incorporate contrarian tests that look for signals against your model. And then the most important one is run your simulations in out of sample and out of time data, and ensure that you are not cherry picking data sets to confirm your model. You are not cherry picking periods that confirm your model. And also good idea will be to use alternative statistical models to see whether the same theory is being can be proven with multiple different type of statistical models. तो शरद जी एक सवाल है, ये जो डबल ब्लाइंड बैक टेस्टिंग जो आपने बताया है ये एग्जैक्टली ये क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो इसको एग्जैक्टली कैसे दिखाया, कैसे समझाया जाए. अगर आपके पास एक 4 साल का डेटा है, ओके, तो आप हमेशा नॉर्मली क्या होता है, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो और देखते हो कि ये पीरियड में ये
परफॉर्म कैसे किया, और देखते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा पीरियड है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. बट if you can somehow remove the bias of knowing that this thing happened from the data, so you almost uh, take your data and mask some of the periods that they did not even happen, and make your model. So this then and then suddenly open up the model and see on one of these periods whether it worked. तो कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है, अनकॉन्शियस बायस बन जाता है. तो इट इज समवॉट वो जो आउट ऑफ सैंपल और जो डेटा वाला नी सेकेंड जो फोर्थ पॉइंट है उसी के जैसे ही ये हुआ. एक तरीके से वही है, बट इसमें आउट ऑफ सैंपल और इन सैंपल जब करते हैं ना, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सो यू कैन टेक ए 4-year पीरियड एंड देन यू से बेसिकली आई ब्रेक इट डाउन, द फर्स्ट 3.5 years फॉर मी इज इन सैंपल. इसके बेसिस पे मेरा स्ट्रैटेजी बन गया, और उसी स्ट्रैटेजी को मैंने लास्ट के 6 महीने में चलाया, तो कैसे आया, परफॉर्मेंस सिमिलर है क्या. ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं पे ब्लाइंड स्पॉटिंग नहीं किया है, बट आप अगर डेटा को पैचेस में कर दोगे कि ये वाला स्ट्रैटेजी बना आपने पहले, इसको लेट्स से 4-year पीरियड है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को आपने मास्क कर दिया और स्ट्रैटेजी चलाया, फिर एक बना. लेकिन दूसरा एक कीजिए, आप उसको वो 1 year को 6 months 1 year, so don't make it an overlapping period. And how you are able to to look at that data without looking by looking at patches of information, and still your theory holding good in a way. ओके. सो एक हो गया कि पहले पूरा एक स्ट्रेच ले लिया कि रफली लेट से 4 साल का डेटा बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो 3.5 साल पे मैंने एक डेटा लिया और स्ट्रैटेजी बनाई और जितना ऑप्टिमाइजेशन करना था उधर ही कर लिया, और फिर लास्ट का जो 6 महीने है उसमें रन करके देखा कि क्या कैसा परफॉर्म किया है वो स्ट्रैटेजी. एंड दी जो डबल ब्लाइंड बैक टेस्टिंग है, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर लेट से वही 4 साल का डेटा है, आपने 2021 पे रन किया, 23 पे रन किया, और 22 और 24 पे आपने वो या डेवलप ही नहीं, या वो डेटा को कंसिडर ही नहीं किया है वाइल डेवलपिंग योर स्ट्रैटेजी. करेक्ट. और फिर फाइनली जब आपकी स्ट्रैटेजी ये 4 साल के पीरियड में 21 और 23 पे अगर आपने सिर्फ उतना ही डेटा यूज करके स्ट्रैटेजी डेवलप की है, तो सेम वे में उधर भी ऑप्टिमाइजेशन या सारा चीज सब उधर कर लिया, और फिर 22 और जो 24 पे नहीं रन किया था वो भी रन कर ले. करेक्ट. उस तरीके से करना है, राइट? और करेक्ट. बट इसमें एक चीज जो मैंने नीचे लिखा है, चेरी पिकिंग फेवरेबल परफॉर्मेंस पीरियड्स, ये नहीं करना है. सो यू कैन ऑलमोस्ट रोल द डाइस एंड जो आपने 2021 से 24 की बात की है, वो 2021 होने की भी जरूरत नहीं है. लेट्स से दैट कुड बी सडनली यू पिक जून 2021 से लेके मई 2022 तक का 1 साल का पीरियड है. उसके पहले का 6 महीने उड़ा दिया आपने, या जो कुछ भी है. So you are almost creating random sample sets. Okay. Though they are continuous to a certain extent, but they are random samples rather than having the advantage of. ये ज्यादातर जो इंट्राडे स्ट्रेटजीज है उसमें ये वाली चीज ज्यादा काम करेगी, जो डबल ब्लाइंड बैक टेस्टिंग आप ये कर रहे हैं. बिकॉज अगर मैं समझिए कि लॉन्गर पीरियड के लिए अगर मेरा होल्डिंग पीरियड अगर 4 महीना, 6 महीना या 1 साल ऐसा कुछ है, तो मैं ये बीच बीच में ये नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो वहीं पे आप उसका, so that is one of the confirmation bias or a bias that you are having within your strategy. I don't think this is about whether you are doing intraday or HFT or longer term strategies. This is about, obviously you have a large data set, however data set that you want to use for your strategy, इसमें हर चीज में हो सकता है ये, though the impact of this may be higher. That's why you are bringing the point, which I tend to agree, can be more in intraday type of strategies, but it is actually not just in intraday strategies. Apurva, I believe it is impactful. Like अगर आप long only strategies ले रहे हो, तो आप daily data ले रहे हो, तो
आप 6 साल का डेटा ले रहे हो तो उसको भी इसी तरह से ब्रेकअप किया जा सकता है पोटेंशियली. ओके, गॉट इट. So then let us look at the next bias, which is illusion of control bias. And this is something where हमें लगता है, वो एल्गो ट्रेडर भी हो सकता है, मैनुअल ट्रेडर भी हो सकता है, हमें ये लगता है कि हम मार्केट के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर सकते हैं. एंड one of the more common pitfall of this thing is we end up doing excessive trading normally when इस तरह का bias बन जाता है. और algorithmic trading में इसका ये bias बन जाता है कि हम ओवर पैरामीटराइजेशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स ऐड कर लेंगे या बहुत ज्यादा डेटा ऐड कर लेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम मार्केट को समझ पाएंगे, हम मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे. इज वन ऑफ द बायसेस दैट कैन हैपन देयर. Now, how to avoid this pitfall is, first thing is ये जान लो कि मार्केट भगवान है और मार्केट is probabilistic and it is not deterministic. The first thing all of us have to understand is market is not at all deterministic. There is a misconception thinking that HFT is deterministic. वहां पे पता चल जाता है मार्केट का. इवन वहां पे भी, स्पेशली अभी जबकि बहुत सारे HF प्लेयर्स आ गए हैं, तो वो भी there is a huge part of probabilistic thing in that than being deterministic. The second one is trade based on statistical probabilities and not based on gut feelings and personal opinions, etc. Second thing, the other thing is once you have a system, ensure that you are reducing the unnecessary interventions. तो आपका एक सिस्टम है तो उसको unnecessarily छेड़ने की कोशिश मत करना. And then always use risk reward ratios instead of trying to force an outcome that you want or a direction that you want from the market. Don't try to force during your trading. And then set clear entry and exit rules. जैसे हम ये सेशन चालू किए थे उससे अपूर्व जी ने एक बोला था कि सब एंट्री की बात कर लेते हैं लेकिन एग्जिट के बारे में बात करते नहीं है. तो यहाँ पे ये है कि आप क्लियर अपना एंट्री एग्जिट रूल्स डिफाइन कीजिए, क्लियरली अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज डिफाइन कीजिए टू अवॉइड सम ऑफ दिस कंट्रोल बायस. Now, algorithmic traders, as I was saying, can end up having over parameterization, using too much of data. Sometimes मैंने देखा है कि जो सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, वो ज़्यादा यूजफुल होती हैं. So one of the things that you can do is constantly अपना स्ट्रैटेजीज और एल्गोरिथम्स देखिए, और आपने कुछ रूल्स बनाए हैं या पैरामीटर्स बनाए हैं, सच में आपके एल्गोरिथम कितने बार वो रूल्स को एक्चुअली इवन टच भी करती है. डू दे इवन गो इनटू दोस लूप्स वेयर सम ऑफ दोस पैरामीटर्स हैव बीन डिफाइंड बाय यू, वो कितने बार यूज ही होते हैं कि नहीं होते हैं. एंड दिस स्पेशली इज ट्रू nowadays when we are using machine learning models, that this can be even more a big issue. So one advice is to, or a tip is to look at pruning unused parameters. And then शरद जी, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. सॉरी टू बॉदर यू. प्लीज, आप क्योंकि बीच बीच में बहुत पूछते ज्यादा जाइएगा. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो और मुझे भी सीखने की इतनी ये हो रही है कि मैं भी अपने आप को सवाल पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ. प्लीज पूछिएगा. वो इंटरैक्टिव सेशन ही मुझे ज्यादा पसंद होते हैं. वन वे स्पीच तो पता नहीं. सो मुझे अभी समझ यहाँ नहीं पे आता. जैसे आपका सेकंड पॉइंट है कि जो अनयूज्ड पैरामीटर्स है, या जो लोग पैरामीटर पे पैरामीटर डालते ही जाते हैं. सो एक होता है कि आपको अपना मॉडल जो है वो उसे इम्प्रूव भी करना है, ऑप्टिमाइज भी करना है, और दूसरा है कि जो पैरामीटर्स पे पैरामीटर्स ऐड करते जाते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, कि देयर शुड नॉट बी टू मच ऑफ पैरामीटर्स इनटू इट. तो एक कोई भी एक स्ट्रेटजी हो, तो इन HFT डेस्क डू यू फॉलो सेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या एक कुछ एक मापदंड या एक स्केल होता है कि
10 parameters are enough for entries or 20 are enough or 30 are enough? कहाँ एक्चुअली आके you stop or you stop optimizing the strategy? तो आपके क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक है नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होने चाहिए। एक्चुअली उस तरह का कुछ खास मेरे हिसाब से वो भी एक फिक्सेटेड थिंकिंग है, वो उस तरह की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके स्ट्रैटेजीज में अगर आपने पैरामीटर्स डाले हैं तो आप अपना स्ट्रैटेजीज को लाइव मार्केट के बाद, या आपका जो स्ट्रैटेजी लाइव में चल रहा है या हिस्टोरिकल डेटा में भी चल रहा है, तो आप ये देखिए कि अगर एक पैरामीटर है जो, या एक रूल है जो 1000 बार में एक बार टच हो रहा है और वो टच होके भी उसका कुछ खास फायदा नहीं होता है, उस तरह से प्रूनिंग करने की बात कर रहा हूं मैं। जब हम डालते हैं पैरामीटर्स, वो लगता है कि ये पैरामीटर भी यूजफुल है तो हम कर लेते हैं, और हम ये कभी मोर ऑफन देन नॉट ये देखते नहीं है कि ये पैरामीटर सच में कितने बार फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल भी होता है, और ये कॉल होता है तो भी उसकी वजह से स्ट्रैटेजी या ट्रेड पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, वो बात बोल रहा हूँ। तो एंड फॉर दैट इवन इफ इट इज 40 दैट्स फाइन, इफ ऑल 40 आर गेटिंग called, used at a decent percentage of your overall trading, then that's fine. But if you have some parameters which are hardly ever called, then why do you even have them and create over complexity into the whole model? That's what is the first question. जो आप दूसरा बोल रहे थे, which is I don't know whether your question had that, but effectively strategies बनाते वक्त ओवर पैरामीटराइजेशन कैसे अवॉइड कर सकें, उसके लिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास एक आइडिया होता है, दूसरा आइडिया होता है, तीसरा आइडिया होता है, चौथा आइडिया होता है, एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी समटाइम टू से ये चारों आइडियाज को मैं एक साथ किसी तरह से क्लब कर देता हूं। तो one of my suggestions is to look at smaller, simpler, less complex alphas and leave them and see whether that alpha has खुद के पैरों पे खड़ा होने का, अगर आप उसको एक पीरियड पे चलाते हैं तो वो अल्फा खुद के पैरों पे खड़ा हो सकता है कि नहीं। जैसे उसका रिटर्न ठीक है, उसका ड्रॉ डाउन भी ठीक है, माइट नॉट बी समथिंग दैट इज टू योर सेटिस्फैक्शन, ये हो सकता है, बट वो अल्फा अगर खुद के बलबूते पे खड़ा हो सकता है तो उन अल्फास को मर्ज करके कुछ कंट्रोल करने के बदले में आप उनको अल्फास की तरह से छोड़ दो, एंड देन लुक एट हाउ टू रन दिस अल्फास इन पैरेलल टुगेदर with right position sizing and almost like a portfolio optimization. Okay. Did I answer? Was that the question? Did I get the question correct and answer it correctly? Yes. Understood. I understood basically. Okay. So the next thing which commonly happens again is something called as hindsight bias. Now this is absolutely very important for manual traders as well as algorithmic traders, because when an event has already happened, one looks back and assumes that they predicted it correctly. And even when strategy, for example, some logic that you have created makes profits which you cannot explain, but again there is this hindsight bias to say that देखो मेरा strategy चलता है. And the other bigger hassle in hindsight thing is one might rewrite their own memories to explain how they were able to predict the profit. Because again hindsight में लाइफ में भी अपने को पता है ना, hindsight में पता है कि मेरे को 10 साल पहले ना ये कर लेना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम जब डिसीजन लिया था उस तो तब तो पता नहीं था ना. तो one of the biggest issue in hindsight bias is when we look at things in the past, more often than not, especially on the positive side, we can actually feel that that was predictable or predicted by me, and this can lead to future mein taking excessive risks and making fatal mistakes. So how can
people look at some of the ways to avoid this. Is one is journal. Already बात कर चुके हैं, journaling 2-3 बार बात कर चुके हैं manual trading में. Then learn from the past mistakes without assuming the predictability aspect of it. So look at past mistakes just in isolation of the hindsight benefit that you have now. And also avoid revising past decisions retroactively. ये बहुत बार होता है जब एक्चुअली ये इंटरेस्टिंगली मेरे बेटे के साथ मैं जब ट्रेडिंग कभी कभी बैठ के करता हूँ तो वो ट्रेड ले लेता है, जब मार्केट कुछ और करता है तो वो बोलता है नहीं 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 ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था, करेक्ट कर देता हूँ. Those are things that actually manual traders have to acknowledge, and this is about being humble and saying that उस टाइम में मैंने जो डिसीजन लिया था वो ये रीजन की वजह से लिया था और वो गलत था. Not looking now and saying that at that time I predicted it correctly or I predicted incorrectly by looking at what happened afterwards. And this is a very, very tricky problem in algo trading as well. So for example, one of the things is we avoid building strategies based on single event outcomes. We spend a lot of time looking at audit log of strategy assumptions before running them and after running them. So after running, we can't suddenly say that this assumption was not there. And then, if possible, in the modeling work or data that you use, if you can create some sort of randomness by using some sort of Monte Carlo simulations in the model, that can also be very useful to see whether to avoid some of these hindsight biases, you look at data objectively and not with an advantage of seeing the data that you see now. And this is a very tricky problem, but a very important thing that all of us go through in the trading world. Because हमारे पास historical data है तो हमको लगता है कि हम देखो मैंने बोला था ये हो गया. Okay. The other one which is anchoring bias. Now, the anchoring bias is when one came up with a theory or a hypothesis or a strategy, there was a certain type of information, and relying too heavily on that initial information based on which decisions were made is effectively what is anchoring bias. And also one of the bigger challenge in this one is when one tends to rely on parts of the original information to make further estimates, judgments, and decisions. And after that, one is to attach to the original estimates and make inadequate adjustments even when new information is available. In algo trading, one of the bigger challenges I've seen is when one relies too much on past performance benchmarks and then is stuck to them. For example, stop losses ऐसे ही होने चाहिए, and they are never revised over time, and they remain to be the fixated stop losses, etc. And that can happen in manual trading as well, but algo trading में ये होने के chances हैं. So how do we avoid some of these things? Is train yourself to detach from entry price, and now whatever the market is doing, look at that and decide your exit, rather than getting stuck that when I took the entry, this is what I thought and this is what will happen. So you are still stuck in the anchoring yourself to the entry time decision, rather than when markets have changed, you're not adapting to that. So one of the typical things hence here is having a dynamic exit strategy instead of fixating on a specific price target, and keep regularly reviewing the market conditions. Technicals might change, fundamentals might change, and don't anchor yourself to something that, as I said, which help you make the decision at the entry point. In algo traders,
constantly retesting the algo models, as I said, really looking at what stop losses should be and all of those things on a regular basis. Again, define those periods based on your strategy. For example, you might redefine some of these parameters, and stop loss and is profit takers is one of the parameters. There could be many other parameters that are relevant to your strategy. Keep redefining or reassessing them over a regular period depending on your strategies. It could be monthly, it could be weekly, whatever that could be. Then ideally, if you can, one can use adaptive learning models that are far better is at updating themselves based on real-time data. That could be another way to avoid this anchoring bias. Then there is mental accounting bias. Now this at a high level is again two different things, right? One is one can look at treating money differently based on the source. Now here the two sources or different sources. One is profit can be looked at as differently, and loss could be looked at differently, and the initial capital could be looked at differently. The other type of mental accounting bias could be one can define a portfolio into several strategies with different risk levels and defined for specific purpose, and then you might end up neglecting opportunities to mitigate risk by combining these strategies, especially if they have low correlationships. First thing I already said, treat money as fungible. Profit is profit, loss is loss. So your net capital is what matters, and thinking that profit can be, let's say, ये टोटली सही नहीं है, बट लोगों को लगता है कि जो पैसा मैं बनाया वो लूज हो गया तो भी चलेगा, और जो पैसा मैंने गवाया वो किसी तरह से मुझे लेके ही आना पड़ेगा. ये दोनों का अलग सोच हो गया ना. पैसा मार्जिन तो मार्जिन है, आपका कैपिटल तो कैपिटल है. Then have a proper positioning sizing rule regardless of whether you are winning or losing. Then also another thing which people end up looking at is more often than not हम रुपयों को रुपयों की तरह देखते हैं. कभी कभी I think it's much better to use percentages when we are doing risk allocations rather than looking it in absolute rupees or dollars. And then algo trading, I think having rules like fixed risk per trade rules across all strategies, avoiding scaling up risk too aggressively when you are making profits, and then also उल्टा भी, जैसे आप लॉस करने लगते हो तो आप एग्रेसिवली उसको कट डाउन करने में लगे रहते हैं. तो आई थिंक एंड स्पेशली एट अ स्ट्रैटेजी लेवल ये सोचना और भी गलत चीज है. तो इसको ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे देखना चाहिए. हैव यूनिफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, इमेटिल हो वेदर आप प्रॉफिट बना रहे हो लॉस बना रहे हो. आपका एक सिस्टमेटिक कैपिटल एलोकेशन मेथड होना चाहिए जो इमोशंस के बेसिस पे ड्रिवन नहीं है. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन ओवर द लास्ट few years of our trading as Five Swans is we've always had a very I'm just giving an example of Five Swans here, not to say we are doing correct or great, but जैसे 2022-2023 के टाइम में भी हम बहुत सारे अल्फास चलाते थे अलग अलग तरीके के, जबकि उस टाइम में 0DT अगर हम चलाते तो हो सकता है ज्यादा पैसा बनता, या एक तरीके के शॉर्टफॉल स्ट्रैटेजी चलाते तो बहुत पैसा बनता. लेकिन हमारा हमेशा फिलॉसफी ये था कि हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे अल्फास बनाएंगे और हमारा एक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर चलेगा जो पोजीशन साइजिंग करेगा डिफरेंट अल्फास के बीच में. वो उस टाइम में उसकी वजह से हम थोड़ा प्रॉफिट कम निकालते थे. बट द सेम फिलॉसफी हैज हेल्प्ड अस इन द लास्ट 6 months व्हेन most options traders have lost a lot of money. We have had the best 6 months in the last 4 years. तो ये एग्जाम्पल हमारे बारे में बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. यहाँ पे इज आपका एक
अच्छा सा एक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर की तरह होंगे, एंड आप अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज देखेंगे, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट रूल्स लगाएंगे, और उसको बैलेंस करेंगे एज अ पोर्टफोलियो रिस्क rather than looking at each individual strategy and getting overly biased on one strategy could be a very useful thing. Then I guess this is one of the last of the cognitive biases, or maybe one more. But this is basically framing bias, being influenced by the way information is presented. Now, this is when we end up making decision based on how the information is presented rather than its true value. This typically involves focus on short-term price movements or ignoring long-term considerations in the decision-making process. Again, this is one of the cases where you know, again, more often than not, this is driven by a lot of इमोशनल बायसेस में भी फोमो करके होता है, बट यहाँ पे वी गेट टू इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द न्यूज हेडलाइंस, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, false narratives, etc. And then we end up taking a lot of decisions because of the way something is presented, rather than really looking at the true value of the information. Algo traders में ये हो सकता है कि one way to look at this is separate short term noise from long term performance trends, and then give equal weightage to an information or data from both the potential risks associated with the data as well as the gains of using the data. Also in algo trading, one thing which we can look at is sometimes when algo trading outputs are shown in charts, very good, but the more important thing is to go down into the raw trades of produced by a strategy and analyze at a trade level, rather than just looking at some visual charts. At least that's what we believe, that visual charts can be very misleading sometimes for algo trading. Could be manual trading as well, but algo trading में वो एक mislead हो सकता है. And then finally, availability bias, estimate the outcome based on how easily the information is obtained. माने ये हिंदी में भी बोलते हैं ना, घर की दाल घर की मुर्गी दाल बराबर. हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर. तो जो आसानी से मिल जाता है, ओके, उसके वो उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, या इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा होता है. ट्रेडिंग वर्ल्ड में कुछ इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है ना, उसको बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं. And so for example, we can end up taking decisions based on recent trends. Long term data को ignore कर देंगे. We might end up overreacting to recent market news, etc. तो मैनुअल ट्रेडिंग के इसमें ये अवेलेबिलिटी बायस ये है कि अभी कुछ इंफॉर्मेशन अपने हाथ लग गया है जो लगता है कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे हम बहुत कुछ चेंज करने लगते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में. जैसे तो टीवी पे मिल गई हो या किसी दोस्त ने दे दी, या कहीं यू ओवरहियर समवन टॉकिंग ऑन द फोन व्हाइल यू आर कम्यूटिंग टू ऑफिस और वैसा कुछ. हाँ, यही है वाले जो आसानी से मिल जाता है ना इंफॉर्मेशन, वो सडनली ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है. ओके, सो yeah, so for manual traders and again even for algorithmic traders, basically separate recency driven model adjustment. So ensure that you are not adjusting your models based on recent developments. Again, this is not to say that you should never do it, but analyze the information that has come to you. Just because it's come to you easily, don't start trying to for example, in algo trading, a very common thing that can happen is suddenly market में आज कुछ हो गया, तो उस बेसिस पे अपने मैंने पूरा मॉडल को फिट करना चालू कर दिया उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डील करने के लिए, rather than looking at whether this is something that I should be really doing or not. So that's the availability bias that exists, one of the other cognitive biases. तो ये थे शरद कुमार जी. इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने मेनली कॉग्निटिव बायसेस के ऊपर बात की है. अगले आने वाले एपिसोड में हम
इमोशनल बायसेस के ऊपर बात करेंगे और 2 प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी आइडेंटिफाई करने में और ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगी। तो अगला आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल जो टूल्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.